हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मर्सी सिंह। तो आज का वीडियो कुछ नया होने वाला है, जैसे कि मैं आप सभी के साथ आज शेयर करने वाली हूँ एक न्यू इन्फॉर्मेशन। और आज हम लोग बात करेंगे, आप लोग देख सकते हो ये है हमारा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का सिलेबस। तो मैंने ये किताब ख़रीदा है, आप लोगों को पहले भी एक बार मैंने बताया है। तो लास्ट मिनट अभी आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन देने के लिए प्लस सिलेबस भी थोड़ा डिस्कस करने के लिए आप लोगों के पास आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्टिंग से देखते हैं। तो जनरल इंग्लिश का हम लोग पहले देखेंगे। यहाँ पे बहुत सारे देखो आप लोग कंटेंट्स है, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे वोकेबुलरी ये है मस्ट, ये तो आएगा, एक होने से भी इसको आता ही है। लास्ट ईयर जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए थे तो आप लोग देख सकते हो इसमें लिखा भी हुआ है। ये 2021 का मैंने ये ख़रीदा था, तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे। जनरल इंग्लिश का आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशंस एंड करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो वोकेबुलरी इज़ मस्ट। तो कुछ आए ना आए यहाँ से आपका, तो मतलब आप लोग देख सकते हो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मतलब जो टॉपिक है इसमें तो मतलब आना तो श्योर है। और कितना मार्क्स का आएगा ये भी आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो वोकेबुलरी में क्या क्या चीज़ें आता है, क्या क्या इंक्लूड होता है। तो वर्ड फॉर्मेशन एंड डिराइवेशंस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेसेस, फ्रेसल वर्ब्स, और उसके बाद टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, ये सारा कुछ सेम ही रहेगा। करेक्शन ऑफ सेंटेंस में आपका आएगा एरर डिटेक्शन, देन ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, कंप्रहेंशन में तो आपको पता ही है, पैसेज दिया जाएगा, उसका आपको आंसर करना है, अनसीन पैसेजेस। आप लोग देख सकते हो जनरल नॉलेज में। तो जनरल नॉलेज में आपका आएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। और इसमें एक बात और बता देती हूँ, आप लोगों को देखना है इंडियन हिस्ट्री का बहुत सारा पार्ट है इसमें। इंडियन हिस्ट्री का आपका मिडिएवल हो गया, एंशियंट हो गया, मॉडर्न हो गया, फिर आपका इन सारों में से भी आपको देखना है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ये कॉमन आएगा। देखो जनरल इंग्लिश से लेकर ये सारा कुछ मतलब जो भी मैं बताऊंगी सारा कुछ कॉमन आएगा, ऐसा नहीं है। मतलब कुछ भी कॉमन नहीं पढ़ने वाला है इसमें से। आप देखिए बुक्स आप ख़रीद लेंगे, एक दो जैसे भी आपको नाम दिया जाएगा आप ख़रीद के पढ़ेंगे, पर बुक्स पढ़ने से नहीं होता है दोस्तों। मैंने खुद एग्ज़ाम्स दिए हैं 2021 में, तो एग्ज़ाम्स में सारा कुछ कॉमन नहीं पड़ता है। तो आप लोग को टेंशन मतलब हो जाएगा कि अभी तो इतना सारा कुछ पढ़ा पर अभी मतलब कॉमन ही नहीं पड़ेगा तो कैसे हम लोग एग्ज़ाम्स देंगे। तो आपको क्या है, सारा कुछ आपको पढ़ना तो है, कॉमन आए ना आए आपको पढ़ना है, आपको बेसिक नॉलेज रखना है। उसके बाद आपको है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडियन पॉलिटी का आपको आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़, अमेंडमेंट्स। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी एक्चुअली यहाँ पे क्या क्या है। ठीक है, तो मेरे बुक्स के यहाँ से आप लोगों को दिखाते हुए जाऊंगी जनरल इंग्लिश का थोड़ा सा पार्ट। तो वोकेबुलरी में क्या क्या होता है आप लोग देख सकते हो। ऐसे करके आपको क्वेश्चन पैटर्न भी ऐसे ही आएगा, तो आप लोग देख लेना। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शंस रहेंगे, आपको एक ऑप्शन इसमें से चूज़ कर लेना है। अगर करेक्ट होता है तो आपको OMR शीट में जाकर ऐसे करके राउंड राउंड रोल होता है, तो आपको चूज़ कर लेना है। अगर आपका आंसर ए इज़ द राइट आंसर आपके लिए है तो आपको OMR शीट में ऐसे करके राउंड राउंड कर देना है। ठीक है, तो मैंने आपका OMR शीट के बारे में ही बता दिया है। तो अभी चलते हैं, ये है एक मैं आंसर आप लोगों को दिखा देती हूँ। आई एम डैश विथ यू, आई एम डिसएग्री विथ यू, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन एग्री है, मिस एग्री है, अनएग्री है, डिसएग्री है। तो इसमें आप लोग समझ सकते हो जब हम किसी पे मतलब एग्री नहीं होते हैं तो उसको हम लोग इन, मिस, अन ऐसे वर्ड्स नहीं यूज़ करते, हम लोग डिसएग्री यूज़ करते। अगर किसी के साथ अगर हम लोग डिसअपॉइंट हुए हैं तो हम लोग मिसअपॉइंट नहीं बोलते, इनअपॉइंट, अनअपॉइंट नहीं बोलते, डिसअपॉइंट बोलते हैं, डिसएग्री बोलते हैं। तो कुछ हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करने के लिए हम लोग डिस यूज़ कर देते हैं। ठीक है, उसको आप लोग इन, मिस, अन ऐसे अगर ऑप्शंस आएंगे तो आप लोग इसे चूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ये एक मैंने ऑप्शन आपको दिखा दिया है वोकेबुलरी पार्ट का। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो यहाँ पे आपका ऐसा है कि अगर आपके पास एक ऑप्शन रहता है
जैसे कि देखो मैं लेती हूँ फॉल्स। फॉल्स का मतलब ऑप्शन आपको ढूंढना है कि फॉल्स का सिनोनिम्स क्या है, ठीक है। तो फॉल्स सिनोनिम्स मतलब आपका सेम वर्ड मतलब आपको ढूंढना है। फॉल्स मतलब डिफेक्टिव है या फिर इनकरेक्ट है, इनएक्यूरेट है या फिर अनट्रू है। तो आपको क्या लग रहा है? फॉल्स का ऑपोजिट होता है ट्रू, फॉल्स। तो यहाँ पे अनट्रू है, तो इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये आंसर राइट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स ऐसे करके आएगा, ठीक है। और हम लोग देखते हैं आगे। तो ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको दिखाने होंगे कि ये लाइन का क्या मीन कर रहा है इन वन वर्ड, ठीक है। ए रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, इसको सबको पता है, सारे डिजीज़ का एक अगर रेमेडी हो तो इसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाता है पैनेसिया। तो आपको ऐसे करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऐसे करके बहुत सारे आपको पढ़ने होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है आपको, मैं अभी पूरा तो नहीं दिखा पाऊँगी, नहीं तो आपका कवर नहीं होगा सिलेबस। तो अब हम चलेंगे इंग्लिश के और बहुत सारे पार्ट से। तो अभी हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख चुके हैं, उसके बाद सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी देख लिए हैं, फिर वोकेबुलरी देख लिए है। और अभी क्या बाकी है एक बार देख लेते हैं। अभी बाकी है वॉइस, टेंस, नरेशंस, ये सारे कुछ बाकी है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। और वोकेबुलरी में ये सब भी इंक्लूड हो जाता है, इडियम एंड फ्रेसेस आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाय हुक और बाय क्रूक। एक में ऑप्शन आप लोगों को इजी सा ऑप्शन आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये अगर आप देख लोगे ना तो आपको बाकी जो भी मतलब करते हो, आप क्वेश्चंस देख रहे हो अभी यूट्यूब पर या फिर आपके बुक्स में देख रहे हो, तो आपको इजी हो जाएगा कि हाँ ये मैंने इडियम्स एंड फ्रेसेस में देखा था। तो आप लोग देख सकते हो बाय हुक और बाय क्रूक जैसे भी करके, मतलब बाय एनी मीन्स बोल सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ ए, बाय एनी मीन्स मतलब मुझे ये काम करना है या फिर मुझे सपने को पूरा करना है, ऐसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो आप अगर डेली इडियम्स एंड फ्रेसेस अगर 1 से लेकर आप अगर 10 तक भी कर लेते हो ना, ऐसे 10 तक भी अगर कंप्लीट कर लेते हो, ट्राई करते हो घर में, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। आप एक बार में ही कम से कम एक तो आएगा ही एग्ज़ाम्स में, तो आपको इजी हो जाएगा कि आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। और वो भी करेक्ट होगा आपका। टेंस तो सबको पता है, तो फिर भी आप लोगों को मैं एक बार दिखा देती हूँ टेंस का। आई गो टू, यहाँ पे क्या हुआ, ओ सॉरी, ये देखते हैं हम लोग। वी डैश फॉर अ न्यू हाउस, वी लुक फॉर अ न्यू हाउस, वी लुक्स फॉर अ न्यू हाउस, वी आर लुकिंग फॉर न्यू हाउस, वी वॉज लुकिंग फॉर न्यू हाउस। तो आपको ये इसका आंसर क्या होगा जैसा लग रहा है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, पर इतना इजी आंसर कमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को शो कर दे रही हूँ। तो इसका आंसर है डी। डी मतलब यहाँ पे आंसर डी लिखा हुआ है, पर आपको खुद से इसको मालूम होना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके आपका क्वेश्चंस आएगा, बहुत ही इजी होता है टेंस। आप लोग एक ही बार में मतलब क्रैक कर दोगे, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं आएंगे, कम ही आएंगे। इंग्लिश पार्ट का बहुत ही ज़्यादा वास्ट सिलेबस होने के कारण मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके एक एक सिर्फ आंसर मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। और अभी हम लोग मूव करते हैं वॉइस की तरफ। तो वॉइस कैसे आएंगे आप लोग एक बार दिखा देती हूँ। वी मस्ट रेस्पेक्ट द एल्डर्स, या फिर हम लोग कुछ और छोटा सा ले लेते हैं। ही इज़ राइटिंग अ नॉवल। तो हम इसको अगर बनाएंगे तो कैसा होगा, देखो इसका आंसर बंद कर देते हैं। तो हमें तो पता ही है वॉइस में एक्टिव वॉइस से पैसिव करना है, पैसिव वॉइस से एक्टिव करना है। आपको कौन सा क्वेश्चन आता है आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कैसे उसको सॉल्व करते हो, ठीक है। वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऐसे करके आप लोग को पता कर लेना है। तो इसका हम लोग बनाएंगे ही इज़ राइटिंग अ नॉवल, इसका होगा ए नॉवल इज़। तो यहाँ पे आपको ढूंढ भी लेना है ए नॉवल इज़ कहाँ पे है, तो ये दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है। राइटिंग, इंग है ना, तो बी वर्ब के साथ इंग यूज़ हुआ है, तो ये हम लोग एक ले सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो देखो दोनों में से अगर इसको आ ही रहा है, ऐसे करके भी आप लोग आंसर अगर नहीं भी पता है ना, तो आप लोग ऐसे करके ऑप्शन में से ही आप लोग अपने आप को करेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मैंने टिप आपको दिया है, एक बार ट्राई करके देखना घर में, फिर जाके एग्ज़ाम्स में करना। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मत करना इसको, ठीक है। तो ए नॉवल इज़, यहाँ पे बी वर्ब के साथ हमने EING यूज़ किया है, तो ए नॉवल इज़ बीइंग राइट का हो जाएगा रिटन देन बाय
उसके बाद ही को आके हिम हो जाएगा। तो ये है आंसर राइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे भी आप लोग को पता ही है, मैं ऐसे आप लोग को बता रही हूँ कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि मतलब एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, क्वेश्चन पैटर्न कैसा होता है, ये सारा कुछ तो आएगा ही आप लोग को। मैं सिर्फ श्योरिटी दे रही हूँ। इसका ना ये वाला बुक कभी मत खरीदना। देखो मैं इसका पब्लिकेशंस भी आपको दिखा देती हूँ। MM पीर्स गुवाहाटी यूनिवर्सिटी BEd एंट्रेंस एग्ज़ाम। थोड़ा सा भी अगर नया नया खरीदती है, अगर ऐसे देखो सारा बुक्स खुद ब खुद निकल के आ रहे हैं, कभी मत खरीदना इसका पब्लिकेशन का। तो ये है नरेशन पार्ट। तो नरेशन पार्ट का हम लोग पहले 1 नंबर ही देख लेते हैं। तो अगर आप लोग अभी पढ़ाई कर ही रहे हैं तो यहाँ पे एक बात आपको नोटिस करना है, आपको कम से कम डेली इंग्लिश का 10 क्वेश्चंस तो आपको घर में करने होंगे। यूट्यूब का वीडियोस भी देखिए, पर घर में प्रैक्टिस करना इज़ मस्ट। तो आपका नॉलेज जो है ना वो मतलब क्या होगा, शार्प होके रहेगा। तो आप लोग जब भी क्वेश्चन पेपर देखोगे एग्ज़ाम सेंटर में तो आप लोग जल्दी से आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं, ही सेड टू मी आर यू वेल। तो इसका क्या आंसर हो सकता है आप लोग मुझे बताना। तो मैं अभी आंसर नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे साइड में है आंसर। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ही सेड का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। तो यहाँ पे देखो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है जहाँ पे आस्क्ड है। ही आस्क्ड मी, पर दोनों सेम है तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, ये होगा या बी। तो हम लोग को फिर से ट्राई करना होगा। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज वेल। तो इसका होगा आंसर ए, ठीक है। क्यों यहाँ पे वॉज आया, एम नहीं आया, क्योंकि ये देखो सेड में है, सिंपल पास्ट में होने से इसका सिंपल पास्ट यहाँ पे आ जाता है। इसके कारण आपको ये आंसर करेक्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपके आएंगे नरेशन, बहुत इजी आएंगे, ये बात नहीं है। मैं आपको इजी दिखा रही हूँ क्योंकि घर में आपको ट्राई करने होंगे ऐसे ही क्वेश्चंस का बहुत सारा आंसर्स क्रैक करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे नरेशन तो हमने देख लिए हैं। अब हम लोग जाएंगे प्रीपोजिशंस। तो ये है प्रीपोजिशन, तो आप लोग देख सकते हो। इसका भी आंसर मैंने हाइड करके रखा है, आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट में अगर आप लोग चाहो तो। ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली, ही कम्स इन अ रिच फैमिली, ही कम्स अगेंस्ट अ रिच फैमिली, ही कम्स फॉर अ रिच फैमिली। यहाँ पे तो सुनने में ही आप लोग आंसर निकाल सकते हो। सुनने में ऐसा क्या अच्छा लग रहा है, देखो ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली। तो यहाँ पे आंसर में दिखा देती हूँ आप लोगों को ए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि साउंड से भी आप लोग पता चलता जाता है कि प्रीपोजिशन किसके साथ ठीक बैठता है, ठीक है। और ऐसा ही मत समझो कि साउंड के साथ ही आपको सब कुछ ट्राई करना, नहीं। कभी कभी ऐसा तो प्रीपोजिशंस का खुद अपना ही बॉन्ड होता है। तो आप लोगों को इसमें से आपको ढूंढकर एक देना है, उसका रूल्स भी है, आप लोग पढ़ लेना। प्रीपोजिशंस का बहुत सारे रूल्स है, किसके साथ क्या बैठता है, बाय, ऑफ, और, ऑन, ईट, ये सारा कुछ आप लोग को पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोग घर में हमेशा 10-10 प्रीपोजिशंस, 10 नरेशन, 10 वॉइस ऐसे करके ट्राई करते रहना, ठीक है। तो अभी हम लोग वी आर हेडिंग टवर्ड्स, देख लेते हैं एक बार। तो ये है करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इसका आंसर तो बहुत सुंदर से लिखा हुआ है, तो हाइड तो नहीं करेंगे, चलो एक बार देख लेते हैं। राजन टीचर्स वेरी वेल डजंट ही। ये आंसर तो यहाँ पे ए लिखा ही हुआ है, क्योंकि क्यों हुआ ये आप बता सकते हो मुझे कमेंट में, आप लोग बताना। तो राजन टीचर्स वेरी वेल, तो मैं बता देती हूँ एक बार। राजन बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। डजंट ही, डज क्यों हुआ, वॉज क्यों नहीं हुआ, डिडंट क्यों नहीं हुआ, ए ही आंसर राइट क्यों हुआ, तो आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो डजंट ही, ऐसे करके आपको चारों में से करेक्ट आंसर निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। और हम लोग जाएंगे अभी आगे। ये देखो ना, ये बुक्स कभी मत खरीदना यार, इतना दिक्कत दे रहा है मुझे। एरर डिटेक्शन, इसमें से आपको एरर निकालने हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। तो देखो यहाँ पे हम लोग एक देख लेते हैं। द ओल्ड मैन कंटिन्यूड लिविंग अ हार्ड लाइफ बट नेवर ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प फ्रॉम हिज नेबर। तो इसमें क्या गलत है, एरर डिटेक्शन एंड एरर डिटेक्शन मतलब यहाँ पे क्या गलत है, इसको आपको डिटेक्ट करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो बात ये है कि इसमें क्या गलत है। पार्ट सी में हमने तो देख लिया कि पार्ट सी में कुछ गलत है, तो क्या गलत है ये आपको मुझे बताना है, ठीक है।
ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, तो ये सब आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी एक देख लेते हैं लास्ट वाला पार्ट देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंड करेंगे इसको। ए हैप्पी फैमिली इज़ द लेसन्स ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग द मेंबर्स लर्न वन इन विच ईच अदर जॉयस एंड सोरोस। तो आपको इसमें से PQRS और ये 6 लिखा है, तो आपको यहाँ में से इसमें से आपको करेक्ट आंसर निकालने होंगे, ठीक है। तो किसके बाद कौन सा लाइन होगा, कौन सा वर्ड का ये फॉर्मेशन होगा, आपको देखना है और करेक्ट आंसर आपको पुट करना है। देखो यहाँ पे लिखा है QRSP। अगर QRSP हिसाब से हम लोग चले तो देखें एंड शेयरिंग कैसे, ए हैप्पी फैमिली इज़ एंड शेयरिंग, स्टार्टिंग ही गलत है, मतलब ये आंसर आपका गलत है। फिर हम लोग देखेंगे SRQP, अगर S से स्टार्ट करते हैं, ए हैप्पी फैमिली इज़ वन इन विच, उसके बाद R द फैमिली लर्न इन वन इन विच द फैमिली लर्न, उसके बाद Q लर्न एंड शेयरिंग द लेसन्स ऑफ गिविंग, ये भी करेक्ट नहीं है, क्यों ये मुझे बताना। और SRPQ ये देखते हैं, ठीक है। SRPQ ये वाला ठीक था, देखो SRQP था या SRPQ था, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, क्यों यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। लर्न द लेसन्स ऑफ गिविंग, उसके बाद एंड शेयरिंग आना चाहिए था, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं R गलत है या सही है, ठीक है। ये वाला द मेंबर्स लर्न इन वन इन विच एंड शेयरिंग, देखो पहला लाइन ही कुछ मतलब गड़बड़ लग रहा है, पढ़ने में कुछ ऐसा मतलब साउंड में ही कुछ ऐसा लग रहा है कि इसमें करेक्शन नहीं है, तो ये ही करेक्ट है। तो हम लोग राइट वर्ड्स पढ़ेंगे अभी। ए हैप्पी फैमिली इज़ वन इन विच द मेंबर्स लर्न द लेसन्स ऑफ गिविंग एंड शेयरिंग ईच अदर जॉयस एंड शोरोस। देखो पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, सुनने में भी कितना सुंदर एक लाइन हो गया है ना, सेंटेंस हो गया है। तो इसको कहते हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, मतलब आपको इसमें से बहुत सारे मतलब ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको सेंटेंस को ऑर्डर में लाना है। ये गलत गलत ऑर्डरिंग में कर दिया गया है ना, तो इसको करेक्ट ऑर्डर में लाके आप लोग को दिखाना है कि दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करने से आपको एक भी अगर आंसर आपका राइट होता है तो आपको मिलेगा 4 मार्क्स, ठीक है। और अभी हम लोग लास्ट पार्ट जो देखेंगे अभी है कंप्रहेंशन। तो कंप्रहेंशन पार्ट आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो पैसेज 1 आप लोगों को ऐसे करके पूरा पैसेज अगर पढ़ोगे, इतना लंबा पैसेज, तो आप लोगों को थोड़ा सा मतलब टाइम चला जाता है, ठीक है। पूरा मतलब एग्जामिनेशन हॉल में आपको पूरा नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस में आने हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस में आकर आप लोगों को ढूंढना है हाउ डज करप्शन थ्राइव इन इलेक्शंस, तो आपको थ्राइव इन इलेक्शन ऐसे करके वर्ड ढूंढना है कहीं पे, जल्दी जल्दी फटाफट से ऐसे ढूंढना। मिल गया है तो उसका लाइन पूरा पढ़ना, जहाँ पे फुल स्टॉप है एंड करना, तो यहाँ पे आके आपको आंसर्स ढूंढने होंगे। तो करप्शन थ्राइव इन इलेक्शंस, उसके बाद बिकॉज यहाँ पे देखो आप लोग आंसर पूरा सिमिलर है। द पॉलिटिशियंस क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट द इलेक्टोरेट साइकोलॉजिकली, साइकोलॉजी ऑफ द इलेक्टोरेट का क्या करते हैं वो लोग, इलेक्शन मतलब पॉलिटिशियंस लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा बहुत यहाँ से आप लोग समझ गए हो, तो इसका आंसर आपको यहाँ से ढूंढकर करेक्ट कर देने हैं, ठीक है। और अभी दूसरा लाइन देखते हैं, पॉलिटिशियन इंडल्ज इन करप्शन इन इलेक्शंस नाउ ए डेज बिकॉज ऑफ लार ऑफ पावर। तो इसका आंसर एकदम फर्स्ट लाइन में आप लोग मिल जाएगा। द वन ऑफ द मेन रीजन्स ऑफ करप्शन इन इलेक्शन टुडे इज़ द लार ऑफ पावर, ठीक है, एकदम फर्स्ट लाइन में आपको मिल जाता है। तो ये मैंने आपको शॉर्ट टिप दिया है कि पूरा ये पढ़ने से तो अच्छा है कि आप कभी कभी ऐसा होता है पूरा पढ़ लेते हो फिर आके ये सब करते हो तो टाइम जाता है, तो फास्ट पढ़ोगे तो ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस पे आना, लाइंस देखना, जो लाइन है लाइन देखना, ढूंढना, मिल गया थोड़ा सा पढ़ के अगर समझ में आ गया तो उसको यहाँ पे मिलाना है, कौन सा लाइन हो सकता है, हो गया तो आप लोग करेक्ट आंसर करके आ जाना है, ठीक है। तो आज का ये कंप्रहेंशन सेट यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ, और मतलब इंग्लिश का सिलेबस भी यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। बहुत ही वास्ट सिलेबस है, तो आप लोगों को मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता दूंगी। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग बताना, तब जाके मैं और वीडियोस भी बनाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत कम है और मैं अभी सिर्फ टिप्स देने वाली हूँ। और किसका कितना मार्क्स का आएगा आप लोग को पता ही है, 120 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और 120 मार्क्स में से आपको सब कुछ अगर करेक्ट होता है, एक क्वेश्चन का होता है 4 मार्क्स, और अगर गलत होता है तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है।
और ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब बात ये है कि आपको करेक्ट करना है। अगर 100 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आपका आता है इंग्लिश का, तो 30 क्वेश्चंस आपका 4 नंबर करके हो जाता है 120 मार्क्स का। तो आपको करना है सारा कुछ करेक्ट। अगर गलत कर तो 1 मार्क्स तो रिडक्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ बी केयरफुल, जब भी आप आंसर करो अच्छे से ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि नहीं तो आपका पूरा का पूरा ये मार्क्स खा जाएगा। और लास्ट ईयर का मुझे जितना एक्सपीरियंस है तो थोड़ा बता दूंगी मैं आप लोगों को। तो ये सारा कुछ मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस कर दूंगी। जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये बुक क्यों नहीं ख़रीदना है मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें जो है ना NEP 2022 नहीं है, इसमें एकदम भी इंक्लूड नहीं है। आप लोगों को मैं दिखा ही देती हूँ, ये देखो यहाँ पे NEP 2020 नहीं है। तो इसका बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा बुक्स लगा मुझे, ख़रीदने के बाद भी मुझे बहुत पछतावा हो रहा है पर क्या ही कर सकते हैं, ये लास्ट ईयर का बुक है। तो दिस टाइम का अगर किताब ख़रीदा है तो उसमें आ जाएगा शायद। तो आप लोगों को ये सब कुछ भी पढ़ना है, एक बार दिखा दिए मैंने। करंट इंडियन एजुकेशन में आएगा नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, RMSA, फिर NEP 2022, सॉरी NEP 2020, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। तो आज का सिलेबस हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट में बताना कि आगे मुझे कौन सा वीडियो बनाना है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, ठीक है।